कभी वो इंदु और अभिजीत बन जाते हैं तो कभी शर्ली और बालन। लेकिन उनका असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। एक जगह से दूसरी जगह माँ और बेटा सिर्फ अपना नाम और पहचान बदल कर घूमते रहते हैं, लेकिन वो अपना भेष क्यों बदलते हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और कहानी के आखिरी सीन का ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक माँ जेल के अंदर अपने बेटे को कहानी सुना रही है। आज जेल में माँ बेटे का आखिरी दिन है और वो रिहा होने वाले हैं। माँ अपने बेटे को नहलाकर सामान पैक करती है। फिर वो जेल के बड़े कैदी सामना के पास आते हैं। सामना उनसे कहती है, जा तो रहे हो लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। फिर वो लड़के के जेब में एक एड्रेस डालते हुए कहता है कि कुछ दिन बाद मैं भी बाहर आ रहा हूँ, तब मिलेंगे। इसके बाद वो जेलर के पास पहुँचते हैं। जेलर माँ से कहता है, अब से सुधर कर रहना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मासूम बेटे को भी जेल काटनी पड़ी। जेलर उन्हें एक एनजीओ का एड्रेस देता है और कहता है कि वहाँ जाते ही नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ और बेटा जेल से बाहर निकलते ही दोनों एड्रेस डस्टबिन में फेंक देते हैं और एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो सुधीर नाम के एक बुजुर्ग इंसान के ढाबे पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर बताता है कि 170 रुपए का बिल हुआ है। माँ कहती है उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। दयालु सुधीर बिना पैसे लिए ही उन्हें जाने देता है। तभी माँ कहती है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें काम की सख्त जरूरत है। सुधीर कहता है कि इस छोटी सी होटल में उसकी खुद की गुजर बसर मुश्किल से हो रही है, वो पगार कैसे देगा। माँ कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बस खाने के लिए खाना और सोने के लिए जगह दे दीजिए। जब सुधीर उनका नाम पूछता है तो माँ अपना नाम इंदु और बेटे का नाम अभिजीत बताती है। वो ये भी बताती है कि अभिजीत के पापा मर चुके हैं। सुधीर पहले तो मना करता है लेकिन फिर उन्हें अपने होटल की देखभाल के लिए रख लेता है। कुछ ही दिनों में इंदु अपने मेहनत से होटल का माहौल पूरी तरह बदल देती है। होटल में कस्टमर्स की भीड़ जुटने लगती है और अच्छी कमाई होने लगती है, जिससे सुधीर भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एक दिन इलाके का एक स्थानीय आदमी इंदु की तरफ इशारा करके सुधीर से पूछता है, ये औरत कौन है। इस पर सुधीर नीच नियत से इंदु का नाम लेते हुए कहता है, ये मेरी खास औरत है। वो आदमी ये सुनकर पूछता है, क्या तुमने शादी कर ली। सुधीर कहता है, शादी करूंगा तो दावत दूंगा ना। दूर से इंदु ये सब सुन रही थी। उस आदमी के जाने के बाद सुधीर इंदु को अपने घर की चाबी देते हुए कहता है, अब से तुम लोगों को होटल में सोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी और पोते की तरह मेरे घर पे रहोगे। रात को जब सुधीर काम खत्म करके घर लौटता है तो देखता है कि घर में ना तो इंदु है और ना ही अभिजीत। वो चाबी भी वहीं छोड़कर चले गए थे। रास्ते में अभिजीत माँ से पूछता है, माँ हम सुधीर दादा का घर छोड़कर क्यों आ गए। माँ कहती है, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, किसी के एहसान तले नहीं। फिर अभिजीत पूछता है, हमारी अगली कहानी क्या होगी और मेरा नाम क्या रहेगा। माँ उसके कान में नया नाम बता देती है। असल में इंदु और अभिजीत उनके असली नाम है ही नहीं। यहाँ तक के पति की मौत वाली कहानी भी झूठी है। वो अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान बदल कर काम करते हैं और कहीं भी ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं थे। जैसे ही कोई उनसे आईडी कार्ड मांगता या फिर शादी का लालच देता, वो तुरंत वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन वो बार बार अपना नाम और पहचान क्यों बदल रहे हैं ये राज आपको आगे पता चलेगा। एक दिन लड़का अपनी माँ से पूछता है, क्या मुझे अपनी सारी कहानियां याद रखनी होगी। माँ कहती है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो एक नई जगह पहुंचते हैं जहां माँ अपना नाम मैरी और बेटे का नाम बनी रख लेती है। वहां मैरी एक जगह काम कर रही होती है, तभी अचानक वही आदमी आ धमकता है जो सुधीर के होटल में आया था। उस आदमी को देखते ही मैरी बुरी तरह डर जाती है। वो आदमी उसे देखते ही बोलता है, अच्छा तो आप इंदु है ना, अब यहाँ काम करती हैं। मैरी तुरंत मुकर जाती और कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा नाम इंदु नहीं है और मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। जब वो आदमी लड़के का नाम पूछता है तो मैरी कहती है कि इसका नाम बनी है। वो आदमी मैरी से उसके पति, घर बार और पुरानी बातों के बारे में सवाल करने लगता है। फिर वही बातें वो छोटे लड़के बनी से भी पूछता है, लेकिन बनी बिल्कुल अपनी माँ की सिखाई बात दोहराता है और वही जवाब देता है जो मैरी ने कहा था। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है शायद वो गलत था। तभी वहां का ठेकेदार उस आदमी को डांट कर भगा देता है और मैरी से कहता है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप कल से काम पर आ सकती हैं। लेकिन मैरी अपनी पोल खुलने के डर से वो काम भी छोड़ देती है। इसके बाद वो एक नई जगह पहुंचते हैं। वहां माँ अपना नाम वंदना और बेटे का नाम मोनू रख लेती है। वो एक बहुत ही भली औरत के घर पर काम करने लगते हैं। वो मालकिन इतनी अच्छी थी कि वो अपने खुद के बेटे का खाना भी मोनू को दे देती थी। एक दिन वो औरत वंदना से कहती है कि अब तो मैं इस तरह बेसहारा घूमने की जरूरत नहीं है, ये लो कुछ कागजात और अपना आईडी कार्ड बनवा लो ताकि तुम किसी अच्छी जगह रह सको। वंदना अपने बेटे के साथ आईडी कार्ड बनवाने जाती है, लेकिन जब वो लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सड़क हादसे में
उस मालकिन के बेटे की मौत हो गई है। ये दुखद खबर सुनते ही वो तुरंत वो शहर छोड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पर वंदना देखती है कि एक दिमागी रूप से बीमार औरत खाने के लिए तड़प रही है। वंदना जब उसे खाना देती है तो वो औरत गुस्से में वंदना का बैग छीनकर कपड़े बिखेरने लगती है। कपड़े समेटते वक्त वंदना की नजर नीचे गिरे एक आईडी कार्ड पर पड़ती है जो उस बीमार औरत का था। उस पर नाम लिखा था शर्ली। वंदना उसे खाना देकर चुपचाप वो आईडी कार्ड अपने पास रख लेती है। अब माँ का नया नाम शर्ली हो जाता है। इसके बाद शर्ली अखबार में नौकरी का ऐड देखती है जहां एक होम मेकर की जरूरत थी। अगले दिन शर्ली फोन बूथ से उस नंबर पर कॉल करती है। सामने से आदमी बताता है कि घर में एक बुजुर्ग औरत अकेली रहती है। उनके घर वाले बाहर रहते हैं। वो औरत काफी गुस्सैल है और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, बस उनकी देखभाल करनी होगी। शर्ली अपनी बेटे को लेकर बताए गए पते पर उस बड़े से घर पहुंच जाती है। बाहर से आवाज लगाने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं देता तो वो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ था। इसीलिए शर्ली और उसका बेटा चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर में घुसने के बाद वो इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता। तभी घर का टेलीफोन बजता है और शर्ली फोन उठाती है। घर पर जोसेफ नाम का आदमी कहता है कि उसकी माँ का अच्छे से ख्याल रखा जाए, वो हर महीने के आखिर में पैसे भेज देगा। फिर वो पूछता है कि उसने पहले कहीं काम किया है। शर्ली झूठ बोल देती है कि वो एक ओल्ड एज होम में काम करती थी। जोसेफ ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन काट देता है। फोन रखते ही शर्ली और उसका बेटा बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके सामने व्हीलचेयर पर बैठी वही बूढ़ी औरत सीधी एक बड़ी सी बंदूक उन पर ताने खड़ी थी। माँ बेटे डर के मारे कांपने लगते हैं। बूढ़ी औरत बंदूक ताने हुए शर्ली से कहती है, मेरे बेटे ने भेजा है ना, ठीक से काम करना वरना जान से मार दूंगी। जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना बनाओ। शर्ली चुपचाप गरम गरम खाना बनाकर बूढ़ी औरत को देती है। रात को जब माँ बेटे सो रहे थे तो लड़का अपनी माँ से पूछता है, क्या ये बूढ़ी औरत हमें नुकसान पहुंचा सकती है? माँ कहती है, पता नहीं, तू क्यों डर रहा है? लड़का कहता है कि उसे डर लग रहा है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, क्या इस बुढ़िया को भी रास्ते से हटा दें? माँ कहती है, सही वक्त आने पर सोचेंगे। यानी इंसान को रास्ते से हटाना या मारने का तजुर्बा इन्हें पहले से था। तभी बूढ़ी औरत अपने कमरे से घंटी बजाती है। आवाज सुनते ही दोनों भागकर उसके कमरे में जाते हैं। बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ रही थी तो शर्ली उसे इनहेलर देकर शांत करती है। अगले दिन शर्ली उसे पूछती है, आप किसी से ठीक से बात क्यों नहीं करती, यहाँ तक कि अपने बेटे से भी नहीं? बूढ़ी औरत कहती है, मेरे पति ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, मेरा बेटा उन्हीं के देश में जाकर बस गया, फिर मैं उससे बात क्यों करूं? एक वक्त था जब ब्रिटिश आर्मी मेरे पति को ढूंढते हुए आई थी और मुझ पर बहुत अत्याचार किया था, फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। उस दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं। उसी दिन शर्ली अपने बेटे का दाखिला स्कूल में कराने ले जाती है। वहाँ वो अपना नाम रजनी और बेटे का नाम वासुदेव बताती है। असल में वासुदेव उसी मरे हुए लड़के का नाम था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वो अपने बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने दर्जी के पास जाती है। वैसे इस लड़के का असली नाम बालन था। अगले दिन सुबह बालन बूढ़ी औरत के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो अपनी पिस्तौल साफ कर रही थी। बालन पूछता है, क्या तुम गोली मारकर हमें मार दोगी? बूढ़ी औरत कहती है, अभी तो नहीं सोचा, मगर मार भी सकती हूँ। बालन तुरंत बोल पड़ता है, तुम हमें मारो, इससे पहले कि हम तुम्हें मार देंगे, चाय में जहर मिलाकर पिला देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी वो उसके लिए चाय लेकर आता है। बूढ़ी औरत डर के मारे चाय पीने से मना कर देती है। शर्ली हंसकर कहती है, चाय में कोई जहर नहीं है, ये तो बस बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा है। फिर बूढ़ी औरत चाय पीकर नाटक करती है जैसे वो मर गई हो और फिर अचानक उठ खड़ी होती है। ये देखकर बालन डर के मारे भाग जाता है और बूढ़ी औरत ठहाके लगाकर हंसने लगती है। इसके बाद शर्ली अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है और समझाती है कि टीचर की बात ध्यान से सुनना और किसी को अपनी असली पहचान मत बताना। क्लास में जब टीचर वासुदेव यानी बालन से उसके मम्मी पापा और एड्रेस के बारे में पूछते हैं तो वो चुप रहता है। अब वो जवाब भी क्या दे, उसकी माँ का तो हर जगह नाम अलग अलग होता है। उसके चुप रहने पर पूरी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और हंसने लगते हैं। एक दिन कुछ मोहल्ले के बच्चे बूढ़ी औरत के आंगन में आम तोड़ने लगते हैं। बूढ़ी औरत व्हीलचेयर पर बैठकर आती है और सीधे बंदूक से हवाई फायर कर देती है। शर्ली भड़क जाती है और कहती है, अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती तो? बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा होती है तो बालन अपनी माँ से कहता है, माँ इस बुढ़िया को मार डालो। बूढ़ी औरत तुरंत बंदूक शर्ली की तरफ तान देती है। दोनों डर जाते हैं। तब बूढ़ी औरत बताती है कि मैं सिर्फ डराने के लिए खाली कारतूस चलाती हूँ, अकेली रहती हूँ, इसलिए सुरक्षा के लिए बंदूक रखती हूँ ताकि कोई अंदर आने की हिम्मत न करे। धीरे धीरे बूढ़ी औरत और शर्ली की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। एक दिन बूढ़ी औरत पूछती है, तुम हमेशा पीछे के दरवाजे से बच्चे को स्कूल क्यों ले जाती हो, जबकि
स्कूल की बस तो आगे आती है। मुझे पता है तुम चोर नहीं हो, वरना बच्चे को स्कूल क्यों पढ़ाती। शर्ली फिर वही बहाना बनाती है कि वो वृद्धाश्रम में काम करती थी। कुछ ही दिनों में बूढ़ी औरत और बालन भी दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाकर मजाक उड़ाते हैं। एक दिन बूढ़ी औरत शर्ली को असली गोलियां दिखाकर कहती है, इन गोलियों से इंसान की जान भी जा सकती है। शर्ली उन गोलियों को ध्यान से हाथ में लेकर देखती है। एक दिन कपड़े समेटते वक्त शर्ली की नजर उस दिमागी रूप से बीमार औरत के आईडी कार्ड पर पड़ती है। वो उसे देखने बस स्टैंड जाती है और फिर दूर से ही देखकर लौट आती है। एक शाम जब शर्ली अपने बेटे को लेने तय जगह पर पहुंचती है तो बालन वहां था ही नहीं। वो देखती है कि वो मोहल्ले के लड़कों के साथ घूम रहा था। शर्ली उसे डांटती और समझाती है, चाहे कितनी भी देर हो जाए तुम्हें उसी जगह खड़े रहना है, माँ तुम्हें लेने जरूर आएगी। उसी रात बूढ़ी औरत शर्ली से उसकी जिंदगी की कहानी बताने को बोलती है। शर्ली कहती है कि उसकी अपनी कोई कहानी नहीं है। तब बूढ़ी औरत कहती है, चलो कोई झूठी कहानी सुना दो। शर्ली एक राक्षस और लड़की की कहानी सुनाती है। एक राक्षस एक लड़की को पसंद करता था और उसे शादी कर लेता है। शादी के बाद वो राक्षस उस पर बहुत अत्याचार करता है। तंग आकर लड़की उस राक्षस को मार डालती है और अपने आंगन में गाड़ कर ऊपर केले का पेड़ लगा देती है। लेकिन बाद में पुलिस उस लड़की को पकड़ लेती है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे 5 साल की सजा हो जाती है। जेल के अंदर ही वो अपने बेटे को जन्म देती है। 5 साल की सजा काटने के बाद वो अपने मासूम बेटे को उसके बाप की तरह राक्षस और गुलाम बनने से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरती है। असल में शर्ली किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी की सच्ची कहानी सुना रही थी। ये बात वो बूढ़ी औरत भी समझ आती है। कहानी खत्म होते ही बूढ़ी औरत शर्ली से कहती है, तुम्हें अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ ढूंढने कोई नहीं आएगा। मेरे मरने के बाद मुझे आंगन में दफना कर ऊपर केले का पेड़ लगा देना, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। इसके बाद बूढ़ी औरत हंसकर कहती है, एक सच बताऊं, मेरी भी सारी कहानियां झूठी थी। शर्ली भी मुस्कुरा देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि बूढ़ी औरत उसका सारा सच जान चुकी है। अगले दिन शर्ली जब बालन को स्कूल ले जा रही थी तो बालन पूछता है, माँ क्या अब हम यहीं रहेंगे? क्या मुझे अब नई नई झूठी कहानियां याद नहीं रखनी पड़ेंगी? माँ प्यार से कहती है, इन सब बातों की चिंता मत करो, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन शर्ली जब एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जाती है तो वहां उसका सामना जेल के उसी खूंखार कैदी सामना से हो जाता है। उसे देखते ही शर्ली के होश उड़ जाते हैं। सामना कहती है, तुझे कितनी जगह ढूंढा, जेब में नंबर दिया फिर भी फोन नहीं किया तूने। असल में सामना औरतों से गलत काम करवाती थी। वो सामना पर भी वही काम करने का दबाव बनाने लगती है। शर्ली बिना कुछ बोले वहां से भागने लगती है तो सामना पीछे से चिल्लाती है, मुझसे बचकर कहाँ भागेगी, तुझे ढूंढ ही निकालूंगी। शर्ली डर के मारे घर पहुंचकर तुरंत बालन को सामान पैक करने को बोलती है, लेकिन बालन अब और कहीं भागना नहीं चाहता था। वो रोने लगता और कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है। शर्ली लाचार होकर बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी बूढ़ी औरत के कमरे से घंटी की आवाज आती है। शर्ली अंदर आती है तो बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो शर्ली से कहती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम लोग ये घर छोड़कर मत जाओ, यहीं रहो और बच्चे को पढ़ाओ। इतना कहते ही बूढ़ी औरत दम तोड़ देती है। शर्ली को बहुत दुख होता है। वो बूढ़ी औरत की आखिरी इच्छा पूरी करती है और उसे आंगन में दफना कर ऊपर केले का पेड़ लगा देती है। कुछ दिनों बाद जब विदेश से बूढ़ी औरत के बेटे का फोन आता है तो उसे फोन पर व्हीलचेयर के चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बालन व्हीलचेयर पर बैठकर खेल रहा था। बेटे को लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। शर्ली भी उसे सच नहीं बताती। एक दिन जब मोहल्ले के बच्चे फिर से आम चुराने आते हैं तो शर्ली घर के अंदर से ही बंदूक से हवा में गोली चला देती है। बच्चों को लगता है कि बुढ़िया ने उन्हें देख लिया और वो डर कर भाग जाते हैं। शर्ली अब अपने बेटे बालन के साथ उसी घर में सुकून से रहने लगती है। एक दिन शर्ली जब अपने बेटे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर घर आती है। घर पहुंचते ही लैंडलाइन की घंटी बजती है लेकिन उठाने पर कोई कुछ नहीं बोलता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। खिड़की से देखने पर शर्ली के होश उड़ जाते हैं। बाहर वही खूंखार कैदी सामना खड़ी थी। वो बेल बजाता रहता और चिल्लाता है, जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। लाचार होकर शर्ली दरवाजा खोलती है। सामना अंदर घुसते ही दबंगी दिखाने लगती है। जेल में मैंने तेरा इतना ख्याल रखा और तू मुझे भाव भी नहीं दे रही है। इस आलीशान घर में मजे से रह रही है। सुना था यहाँ कोई बुढ़िया रहती है, कहाँ है वो? शर्ली झूठ बोलती है, वो हॉस्पिटल में है। सामना मजाक उड़ाते हुए कहती है, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया। तेरी तो पुरानी आदत है ना। फिर वो कहता है, मेरी 2 लड़कियां आ रही हैं, वो यहीं रहकर धंधा करेंगी और तेरा भी मार्केट में बहुत डिमांड है। वो अपने मोबाइल से उन दोनों लड़कियों को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगता है। शर्ली समझ जाती है कि अगर वो यहाँ आ गई तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। वो पहले तो चाय में जहर मिलाने का सोचती है, लेकिन फिर मौका देखकर बंदूक निकालकर सामना को गोली मार देती है।
उधर स्कूल में बालन की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहती है और वो क्लास में फर्स्ट आता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसका एक नया दोस्त भी बन जाता है। इधर घर पर शर्ली खून के धब्बे साफ कर रही होती है, तभी फिर से फोन बजता है। फोन उस आदमी का था जिसने उसे यहाँ होम केयर की नौकरी दिलाई थी। वो बताता है कि दोपहर 2 बजे बुढ़िया का बेटा और बहू ब्रिटेन से सरप्राइज देने आ रहे हैं, उन्हें मत बताना। ये सुनते ही शर्ली के हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे ही दोपहर में वो आदमी मकान का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, शर्ली बिना सोचे समझे उस पर भी गोली चला देती है। सीन शिफ्ट होता है। बालन रोज की तरह उसी तय जगह पर अकेला खड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उसकी माँ ने कहा था चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं लेने जरूर आऊंगी, इसीलिए वो वहीं डटा रहता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एसआई पवित्रन के खिलाफ एक शिकायत आती है। सीआई फ्रांसिस उसे बुलाकर डांटता है। दरअसल फ्रांसिस लेडी कांस्टेबल सिसिली को पसंद करता है, लेकिन सिसिली का अफेयर पवित्रन के साथ चल रहा था, इसलिए फ्रांसिस उसे चिढ़ाता था। तभी पुलिस स्टेशन में फोन आता है कि चौराहे पर काफी देर से एक छोटा लड़का बिना कपड़ों के खड़ा है। फ्रांसिस जानबूझकर पवित्रन को वहां भेज देता है। पवित्रन वहां पहुंचकर बालन से नाम पता पूछता है, लेकिन बालन एक शब्द नहीं बोलता। पवित्रन उसे थाने ले आता है। रात को पवित्रन और सिसिली उस मासूम बालन को अपने घर ले आते हैं और उसे कमरे में बंद करके खुद बाहर चले जाते हैं। बालन खिड़की दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। अगले दिन पवित्रन लड़के को उसी जगह ले जाता है जहां झाड़ियों में उसका स्कूल बैग मिला था। बैग में उसके सादे कपड़े रखे थे, जिससे पवित्रन समझ जाता है कि लड़के ने खुद यूनिफॉर्म उतार कर बैग में रखा था। तभी वहां से स्कूल बस गुजरती है और बालन का इकलौता दोस्त खिड़की से उसे आवाज देता है। दोस्त को देखते ही बालन बदहवास होकर भागने लगता है। पवित्रन उसे दौड़कर पकड़ता है और जान जाता है कि यह लड़का किस स्कूल का है। पवित्रन लड़के को सिसिली के पास छोड़कर स्कूल जाता है। वहां रजिस्टर में लड़के का नाम वासुदेव लिखा था, लेकिन जब वो दिए पते पर जाता है तो पता चलता है कि असली वासुदेव की तो एक्सीडेंट हो चुकी है और वो मर चुका है। पवित्रन लड़के की फोटो लेकर इलाके में पूछताछ करता है। उधर थाने में बालन पुलिस वालों की नजर बचाकर चुपचाप भाग निकलता है। तलाश करते करते पवित्रन उसी बड़े बंगले यानी कि बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंचता है। वहां क्राइम ब्रांच की टीम पहले से मौजूद थी, जो शर्ली के किए गए मर्डर केस की जांच कर रही थी। पवित्रन दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या इस घर में कोई छोटा लड़का रहता है। ऑफिसर कहता है नहीं, यहाँ सिर्फ औरत और आदमियों के कपड़े और लाशें मिली हैं, किसी बच्चे का तो नामो निशान नहीं मिला। ये सुनकर पवित्रन सन्न रह जाता है। ये सब शर्ली का रचा हुआ एक मास्टर प्लान था ताकि उसका बेटा बालन कभी पुलिस या किसी जुर्म के लपेटे में ना आए। एक तरफ बालन का कोई सुराग न मिलने पर पवित्रन पुलिस स्टेशन लौटता है तो दूसरी तरफ बालन सिसिली के पास से भाग निकलता है। सिसिली पर ध्यान न देने का इल्जाम लगाकर पवित्रन सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे सिसिली भी उससे रिश्ता तोड़ लेती है। पवित्रन का गुस्सा बालन पर फूटता है क्योंकि उसी की वजह से उसका प्यार छूट गया था। वो बालन की फोटो पर सिगरेट से आग लगा देता है। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और बालन अब बड़ा हो चुका है। बड़ा होकर बालन बस से उसी बस स्टॉप पर उतरता है जहां उसकी माँ ने उसे रुकने को कहा था। वहां से वो सीधे उस बूढ़ी औरत के बंगले पर जाता है, लेकिन पूरा घर खंडहर और वीरान पड़ा था। बालन मोहल्ले के लड़कों से पूछता है इस घर की यह हालत क्यों है। लड़के बताते हैं यहाँ एक बुढ़िया रहती थी जिसे उसकी काम वाली ने मार डाला। जब बुढ़िया के रिश्तेदार आए तो उस औरत ने उन पर भी हमला कर दिया। पुलिस उसी दिन उस औरत को पकड़ के ले गई। ये सुनते ही बालन अपनी माँ को ढूंढने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ वो सिसिली को ढूंढता है पर किसी को कुछ पता नहीं था। तभी उसकी नजर पुराने हवलदार शंभू पर पड़ती है। शंभू उसे पहचान लेता है और पवित्रन के पास ले जाता है। पवित्रन अब बड़ा ऑफिसर बन चुका था। वो बालन को देखकर पूछता है इतने सालों बाद क्यों आए हो। बालन पूछता है क्या आपकी शादी सिसिली से हुई। पवित्रन चिढ़कर बोलता है शादी तो हुई पर उससे नहीं। जब बालन अपनी माँ का पता पूछता है तो पवित्रन उसे पानी भरकर लाने को बोलता है। तभी हवलदार शंभू चुपके से बालन को चेतावनी देता है पवित्रन के चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत खतरनाक इंसान है। तुम जॉर्ज नाम के पुलिस ऑफिसर के पास जाओ, तुम्हारी माँ का केस वही संभाल रहा था। बालन ऑफिसर जॉर्ज के पास जाता है। जॉर्ज उसे जेलर से मिलाता है। जेलर बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, उसने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की और पुलिस पर भी हमला किया। वो बस एक ही रट लगाए रहती थी मेरा बेटा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए हमने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। बालन तुरंत उस मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां का इंचार्ज बताता है कि वो औरत 2 साल यहीं रही, दवा देने पर चुपचाप कोने में बैठकर बेटा बेटी करती रहती थी। सजा खत्म होने पर भी जब उसे कोई लेने नहीं आया तो हमने उसे यहीं रखा, लेकिन कुछ दिन पहले उसका भाई आया और उसे अपने साथ ले गया। बालन हैरान होकर पूछता है भाई मेरी माँ का तो मेरे सिवा कोई नहीं, उनका नाम क्या था।
इंचार्ज कहता है पवित्रन, यानी पवित्रन ने बालन से बदला लेने के लिए उसकी माँ को पागल खाने से उठा लिया था। बालन सीधे पवित्रन के पास पहुंचता है और चिल्लाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। पवित्रन जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, बहुत भागता था ना तू, अब ढूंढ ले अपनी माँ को, और सुन, तू शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास अपना नाम और बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं है। हवलदार शंभू फिर बालन को समझाता है, पवित्रन तुमसे बहुत नफरत करता है क्योंकि उसकी लव लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई थी। अगले दिन बालन फिर पवित्रन के केबिन में घुस जाता है। पवित्रन उस पर चिल्लाता है, अगर ज्यादा ड्रामा किया तो तुझे पुराने केस में अंदर ठूंस दूंगा, तेरी माँ को टुकड़ों में काट कर बहा दूंगा, तू उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। तभी बालन एक ऐसा दांव खेलता है कि पवित्रन के होश उड़ जाते हैं। बालन कहता है, अगर मैं आपको आपका मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अब्बास पकड़ा दूं तो क्या आप मेरी माँ को छोड़ देंगे। फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन बचपन में बालन पुलिस के पास से भागा था, उसी दिन वो एक ट्रक में छुपकर भागा था। उसी ट्रक में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अब्बास भी ड्रग्स लेकर भाग रहा था। जब पुलिस की चेकिंग हुई तो अब्बास ने डर कर ड्रग्स का पैकेट कचरे के ढेर में फेंक दिया था। पुलिस के जाने के बाद अब्बास उस पैकेट को ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन छोटे बालन ने वो पैकेट उठाकर अब्बास को दिया था। अब्बास खुश होकर उसे पैसे देने लगा तो अब्बास बोला, मुझे पैसे नहीं, मेरी माँ चाहिए। अब्बास उसे अपने साथ ले आया। जब अब्बास को पता चला कि बालन की मां गायब है तो उसने बालन को अपने साथ रख लिया। अब्बास ने बालन को ड्रग्स की तस्करी, चोरी और जुर्म की दुनिया में ट्रेन किया। बालन बड़ा होकर उसका सबसे पक्का शातिर गुंडा बन गया। जब बड़ा होकर बालन ने कहा कि वो अपनी मां को ढूंढने जा रहा है तो अब्बास ने बताया कि उसकी मां जेल में थी और वहां से पवित्रा नाम का ऑफिसर उसे ले गया था। प्रेजेंट में बालन पुलिस को सीधे अब्बास के ठिकाने पर ले आता है। अब्बास पकड़ा जाता है और रोते हुए बालन से कहता है, मैं तो तुझे तेरी माँ के पास ले जाने वाला था और तूने ही मुझे पकड़ा दिया। अब्बास की गिरफ्तारी के बाद बालन पवित्रन से कहता है, अब मेरी माँ को लौटा दो। पवित्रन हंसते हुए बालन को एक मेंटल हॉस्पिटल की सबसे आखिरी काल कोठरी में ले जाता और कहता है, देख ले अपनी माँ को। बालन कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है और रोते हुए माँ पुकारता है। अंदर बैठी औरत जैसे पीछे मुड़ती है, पवित्रन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर बालन की माँ नहीं बल्कि वही पगली औरत बैठी थी। अब पूरा सच सामने आता है। उस दिन जब शर्ली को फोन का पता चला कि बुढ़िया का बेटा दोपहर 2 बजे आ रहा है, तब शर्ली बस स्टैंड से उसी दिमागी रूप से बीमार औरत को ले आई थी। जब बेटा घर आया तो शर्ली ने उसे पागल औरत के हाथ में पिस्टल थमा दी और खुद पीछे के दरवाजे से भाग निकली। उसने उस पगली औरत के गले में शर्ली वाला आईडी कार्ड टांग दिया था। पुलिस ने उस पागल औरत को ही शर्ली समझकर गिरफ्तार कर लिया और वही पागल खाने में बंद थी, यानी शर्ली कभी पुलिस के हाथ आई ही नहीं थी। ये सच जानते ही बालन सीधे उसी पुरानी तय जगह पर भागता हुआ पहुंचता है जहां उसकी मां ने इंतजार करने को कहा था। बालन वहां गुमसुम बैठा ही था कि पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। उसकी मां शर्ली मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, चाहे जितनी भी देर हो जाए तेरी माँ तुझे लेने जरूर आएगी। बालन अपनी माँ को देखता है और पूछता है, माँ हमारी अगली कहानी क्या होगी। माँ उसके कान में नया नाम और नई कहानी बताती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नई पहचान के साथ अंधी दुनिया में निकल पड़ते हैं। और इसी जबरदस्त माइंड बेंडिंग ट्विस्ट के साथ ये बेहतरीन थ्रिलर फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।